गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय अश्विनी। तो बेटा हम इसमें कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक पार्ट किया अभी तक, ठीक। और वो पार्ट था बेटा हमारे पास व्हाट यू कैन से ईएमएफ कैसे देखते हैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या होता है, ये सब। लेकिन आज का जो पार्ट है इट इज हाईली हाईली एंड वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक। So before asking any question, just पहले आराम से देखिएगा, ठीक। जब मैं आपको पूछूंगा कि बेटा अब मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, उसके बाद आप प्रॉब्लम मेरे को बताएंगे, ठीक। पहले बीच में चक नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, so today we'll be starting effect of concentration and temperature on EMF of cell। क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल। तो बेटा हमने यहां पे लिखा आज का टॉपिक, कहा ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ of cell. So this is today's topic and a very very important topic, effect of concentration and temperature on the EMF of cell। सी मेरे बच्चों, जो हमने EMF स्टैंडर्ड EMF निकालते हैं, स्टैंडर्ड EMF के लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन रहा करती है और हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन रहा करता है, और जो प्रेशर होता है बेटे, प्रेशर रहा करता है हमारे पास 1 बार अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड हो जैसे हाइड्रोजन, ठीक। तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड हुआ करती है उस समय जब हम ईएमएफ निकालते हैं, ठीक। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ। किसी हाफ सेल के लिए उसको अपन बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ऐसा कंसंट्रेशन 1 मोलर हमेशा रह जाए ये फिजिबल नहीं है, या प्रेशर 1 बार हमेशा मेंटेन रहे ये फिजिबल नहीं है। और रूम टेम्परेचर 298 नहीं भी हो सकता है, हो सकता है रूम टेम्परेचर 298 से अबव हो जाए, गर्मी है तो हो सकता है ये 298 से अबव चले जाए, तो उस समय ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा वो आज हमें पढ़ना है, ठीक। जैसा मैंने पिछली बार बताया था बेटा, 99% लोग इसको गलत पढ़ाते हैं, ठीक। 99% लोग इसको गलत पढ़ाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बट येट विल डू करेक्टली। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। इसको गवर्न करने के लिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन लिखी जाती है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन बेटा, लोग इसको नर्नेस इक्वेशन या कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, नर्न्स इक्वेशन या नर्नेस इक्वेशन व्हाटएवर इट इज, इसको लिखना है। देखो बेटा, हम ये समझ के चल चुके हैं अभी तक कि आज की डेट में हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, यानी आज की डेट में हम कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल को करते हैं। अगर कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो उसका भी हम क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया करते हैं, ठीक। रिडक्शन को मेन रिएक्शन लेके चलते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि अगर कोई ऑक्सीडेशन होनी है तो हम उसका साइन सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल का कैसा होता है? माइनस होता है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्न्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल, अगर मेरे पास हाफ सेल है, ठीक। हाफ सेल, अब देखो बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से मिलकर बनता है। एक एनोड, एनोड जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक कैथोड, कैथोड जिसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। So there can be oxidation half cell, there can be reduction half cell, ठीक। तो हम हाफ सेल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि हम स्टैंडर्ड किसके लिए लेके चलेंगे? रिडक्शन के लिए, इसलिए मैं इक्वेशन रिडक्शन ही लिख के चलूंगा। अगर ऑक्सीडेशन लिखना होगा तो सिर्फ साइन का चेंज कर देंगे, क्लियर। अब बड़ा हाफ सेल मैंने लिया, से मेरे पास है मेटल N पॉजिटिव एक्वस,
मेटल एंड पॉजिटिव एक्वस, ठीक है जी। और ये क्या कर रहा है, ये बच्चा लोग n इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इट इज टेकिंग n इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू मेटल सॉलिड। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। हमने ये कहा कि इक्वेशन है, रिडक्शन की इक्वेशन दे रहे हैं हम लोग, ठीक। कह रहे हैं मेटल एंड पॉजिटिव टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू मेटल सॉलिड। इसके लिए जब अपन नल्स इक्वेशन लिखते हैं तो बेटा नल्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके लिए देखिए, E of cell, that is electrode potential of cell, is equal to E degree of cell, E degree of cell minus 2.303 RT upon NF log of Q। ठीक, आप में से सबसे पहली बात ये पूछ सकते हैं, सर ये इक्वेशन कहां से डिराइव हुई? बेटा थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव होती है, ठीक। तो इसमें हमारे पास आ गया कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहां पे आप ले लो, ये log टू द बेस 10 है। अगर बेटे मैं यहाँ 2.303 नहीं लिखता, यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता RT अपॉन NF, तो यहां मैं लिखता नेचुरल लॉग ऑफ Q। अब पहले तो इन सब बातों को समझना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या क्या दे रखी हैं, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके इक्वेशन को, ठीक। जैसे माय डियर बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें दे रखी है E ऑफ सेल, E ऑफ सेल, क्योंकि हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं, ये E ऑफ सेल की बात हो रही है, ठीक। तो इसको क्या बोला हमने, इसको बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाफ सेल के लिए इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। और E डिग्री क्या होगा, E डिग्री ऑफ सेल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ले ही किस में रहे हैं, रिडक्शन में ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। R हमें पता है, इट इज गैस कांस्टेंट, हैविंग वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। रही बात जो T है, बेटा T है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रहा है। N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, गिवन और टेकन, कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए। यहां रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो लेने की बात करें, ठीक। F क्या है बेटे, F है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 9, हमारे पास 96486 के करीब होती है, जिसको एक्सप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम राउंड ऑफ कर लेते हैं टू 96500 कूलम्स। एक्चुअली दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 96500 कूलम, इसको 1 फैराड बोला जाता है। दिस आल्सो कॉल्ड एज 1 फैराड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि व्हाट इज दिस Q, ये Q क्या है। हमारे बच्चों लास्ट ईयर आपने इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बताया गया था रिएक्शन कोशेंट, क्या बताया गया था, रिएक्शन कोशेंट। सो ये जो Q है, ये Q बेसिकली वही रिएक्शन कोशेंट होता है। सर हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, ठीक। +1 का तो हम +1 में ही छोड़ा है, ठीक है ना। तो बेटे कुछ नहीं, Q जो होता है इट इज रेशो ऑफ active masses of product to that of active masses of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients, ठीक। क्या, रेशो ऑफ एक्टिव masses of product to that of active masses of reactants
with each concentration term raised to power of stoichiometric coefficients। ये PR मान लो कोई stoichiometric coefficient रहे होंगे, पर सर मेरे को तो एक्टिव मास भी याद नहीं है, पता ही नहीं। देखो बेटा, एक्टिव मास दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज का एक्टिव मास दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर मैं एक्टिव मास की बात करता हूं तो एक्टिव मास दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है एक्टिविटी और दूसरा होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। क्या? एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। इन दो का प्रोडक्ट हमारे पास जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन इज एक्टिव मास। मतलब सर समझ नहीं आ रहा है। मान लो बेटे हमारे पास एक रिएक्शन में आपने कोई चीज डाल दी, क्या वो सारी की सारी एक बार में रिएक्ट कर जाएगी? क्या उसकी सारी कंसंट्रेशन रिएक्ट कर जाएगी? नहीं, उसका एक सर्टेन मास एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट करता है। ठीक, उसी सर्टेन मास को जो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट करता है उसी को एक्टिव मास बोला जाता है। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं किस चीज से बोर्ड पे लिख रहा हूं तो क्या बोलोगे? सर मार्कर से लिख रहे हो। तो क्या मैं पूरा मार्कर यूज कर रहा हूं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ मार्कर के टिप यूज करता हूं और उसके अंदर की इंक यूज करता हूं। अब एक्टिव मास जितनी इंक इसमें सारी भरी के सारी की सारी यूज हो रही है एक ही समय पे? नहीं, उसका कुछ पार्ट एट अ टाइम यूज हो रहा है और वो उस इंक का एक्टिव मास है। यानी एक्चुअल मास ऑफ द रिएक्टेंट undergoing the change in a chemical reaction at a particular time is called as active mass। अब मैं कितनी इंक से यहां पे लिखता हूं ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, मेरे मार्कर के अंदर इंक की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर मैंने इसमें इंक ज्यादा डाली होगी ऑब्वियसली ज्यादा इंक बाहर आएगी, ज्यादा साफ दिखाई देगा। इंक कम डाली होगी बेटा कम इंक बाहर आएगी, हमारे को कम साफ दिखाई देगा। यानी इंक की यूसेज इस बात पर डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन अंदर कितनी है, और दूसरी बात इस बात पर डिपेंड करती है इसकी टिप कितनी है ना बेटा। अगर ये छोटी सी टिप्पी हुई तो अंदर भले जितनी मर्जी कंसंट्रेशन भर दो भैया इंक तो कम ही बाहर आएगी। और ये मोटा सा टिप्पा हुआ तो भैया खूब सारी इंक बाहर आएगी एट अ टाइम। यानी इसकी जो कंजम्पशन है इंक की बेटा ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक, मार्कर की टिप कितनी है और दूसरा इसमें कंसंट्रेशन कितनी है। उसी तरह से एक रिएक्टेंट का एक्टिव मास दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। उसकी एक्टिविटी कितनी है यानी कितना तेज वो रिएक्ट करता होगा और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब बेटा अगर मैं मार्कर की बात कर रहा था, अगर आप फ्रिक्शन को एक सेकंड के लिए भूल गए तो टिप जो मार्कर के वो तो उतनी रहेगी थ्रू आउट जब तक मैं लिख रहा हूं, उसमें तो चेंज नहीं आना चाहिए। तो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी। दैट इज व्हाट इज एक्टिविटी। जैसे एक रिएक्टेंट कितना पर मिनट टाइम रिएक्ट कर सकता है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, है ना। जितनी फास्ट वो रिएक्ट कर सकता है एट अ टाइम वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। क्लियर? वो तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। कोई रिएक्टेंट प्लेटिनम जैसा है रिएक्ट नहीं करता, ठीक, और कोई ऐसा सोडियम जैसा क्विकली रिएक्ट करता है। तो सोडियम में ऐसा तो नहीं एक एटम अलग दूसरा एटम अलग और तीसरा एटम अलग रेट से रिएक्ट कर रहा होगा, नहीं, सभी सेम रेट से रिएक्ट कर रहे होंगे। वो उसकी एक्टिविटी होती है, लेकिन अकेले उस पर डिपेंड नहीं करता कितने एटम एक्चुअली एट अ टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए एक्टिव मास दो चीजों का प्रोडक्ट रहता है, एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। पर सर हमें +1 में पढ़ा दिया गया था कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन होती है। बेटा गधों वाला काम है, एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती। होता यह है कि एक्टिविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक्टिविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मैंने बोला सोडियम का एक एटम जितनी रफ्तार से रिएक्ट कर रहा है दूसरा एटम भी तो उतनी रफ्तार से रिएक्ट करेगा, तो उसकी एक्टिविटी तो कांस्टेंट है ना, बस उसकी कंसंट्रेशन पे बात डिपेंड कर रही। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, हम इसको ये लिख सकते हैं एफ, एक्टिविटी को लिख दिया एफ, ठीक, और कंसंट्रेशन मान लो जी अपन मोलैरिटी में ले लीजिए। सर मोलैरिटी अच्छा वे नहीं, मोलैरिटी ले लो यार, यहां ले लो गामा एक्टिविटी इनटू मोलैरिटी। सर मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं क्या? यस, मोल फ्रैक्शन ले लो। यहां पे ये बीटा ले लो, एक्टिविटी का जो सिंबल है बीटा ले लो, इनटू क्या ले लो, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी ले लो, ठीक। तो जो एक्टिव मास है
वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम जनरली मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटी कुछ भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मोस्ट कन्वीनियंट मोलैरिटी होती है इसलिए मेरे बच्चों जनरली हम मोलैरिटी को यूज करते हैं। ये पहली बात होती है, ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात यह हो गई कि जो फॉर सॉल्यूशंस सॉल्यूशन के जो एफ की वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि कांस्टेंट होती है तो 1 बोल दिया। तो इसका मतलब फॉर सॉल्यूशंस जो एक्टिव मास होगा मेरे बच्चों, वो एक्टिव मास कांस्टेंट अगर हटा दे तो क्या लगता है, कांस्टेंट को हटाए तो क्या लगता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर मैंने कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो भैया क्योंकि एक्टिविटी सभी की हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक, इस वजह से हम ये देखते भाई वो तो कांस्टेंट ही रहनी है, तो बेसिक बात जितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई उसी हिसाब से एक्टिव मास चेंज हुआ। इसलिए जहां जहां हमें एक्टिव मास भरना होता है वहां वहां मोलर कंसंट्रेशन भर करके चला देते हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहनी है। तो मेरे बच्चों समझ में आ गया, क्लियर, कि हमने मार्कर से कितना लिखना है, हमने बोले इसकी टिप तो कांस्टेंट ही रहनी है, सिर्फ किस पे डिपेंड किया, वो इसके अंदर इंक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया। तो कितना पर यूनिट टाइम लिख रहे हैं, हमने लिख दिया कितना पर यूनिट इंक यूज हो रही है, उसके ऊपर टिप की कोई बात करी नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। उसी तरह से एक रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो जब वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमने एक्टिविटी को क्या रख लिया, कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। तो जहां हमें एक्टिव मास भरना है वहां मोलर कंसंट्रेशन भरेंगे। जैसे इस रिएक्शन के लिए जो दिया था, इसके लिए मुझे Q निकालना होता, क्या निकालना होता, Q। तो मैं कैसे निकालता बेटे, ऊपर आता मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन, ऊपर क्या आता, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन, नीचे क्या आता, मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाएंगे ना एक्टिव मास में, एक्टिव मास तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास होता है, ठीक। तो यहां क्यों आ गया, मेटल सॉलिड बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। अब इसको यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास E ऑफ सेल जो आया मेरे बच्चे, वो आ गया E डिग्री ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग ऑफ Q की वैल्यू भरते हैं भाई, मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन, बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। बेटे +1 में टीचर्स ने एक और बात सिखाई होगी आपको कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स इज ऑलवेज टेकन एज 1। हालांकि अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना बेटा, उसका भी आंसर तुम्हें नहीं आता होगा, जो आता होगा गलत होगा, बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, वो काइनेटिक्स पे अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना, काइनेटिक्स आएगा वहां डिस्कस करवा दूंगा, ठीक। फिलहाल एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1, यानी इसको अपन यूनिटी यानी 1 ले लेते हैं। अगर ये 1 रह गया तो अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, अब ये बन गई E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन, मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। अब बेटा नेचुरल लॉग को अपन लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल लॉग का टेबल नहीं है बस, हम लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है बेटा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो E ऑफ सेल जो हमारे पास आ गया, वो आ गया E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log to the base 10 1 by मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे लिए
ये बनी नर्न्स इक्वेशन, ठीक, ये बन गई नर्न्स इक्वेशन, ठीक, दैट E of cell is equal to E degree of cell minus 2.303 RT upon NF log to the base 10 1 by metal ion aqueous concentration Mi clear। अब इसमें E of cell क्या था, बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल था। E डिग्री क्या था, बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। R पता है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T was temperature, given temperature, ठीक है जी। और N is number of moles of electron given or taken, ठीक, और F is Faraday constant having value this, ठीक है बच्चों। सो ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये सारा लिख लिए, हम यहाँ पे ये पढ़ना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है और क्या इफेक्ट हमारे पास टेम्परेचर का है, पहले हम ये पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। ये हमने लिखी किसके लिए है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल के लिए लिखी है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको तरह तरह के सेल्स के लिए लिख के दिखाऊंगा ताकि हमें पता चल सके और इसका यूज बताऊंगा, ठीक। बेटे ये मिटा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको कहा मेरे प्लीज रिपीट कर दो सर, कनेक्शन कट हो गया है। ओके, देखो ये बात है कि E of cell is equal to E degree of cell minus RT upon NF log of Q। Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, that is product by reactants। तो E of cell is E degree of cell minus RT by NF natural log of metal solid by metal solid product metal aqueous क्या reactant, तो product by reactant। मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी लेके चलते हो, 1, तो E of cell is E degree of cell minus RT by NF natural log of 1 by ml 1 positive aqueous। तो E of cell जो होगा वो E degree of cell minus 2.303 RT by NF log to the base 10 1 by Mn2 positive की कंसंट्रेशन होती है, क्लियर। where Mn2 positive, अभी चिंता की कोई बात नहीं, सारा कुछ आ जाएगा। E of cell हमारे लिए क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल। E डिग्री क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। R क्या था, 8.314। T क्या था, टेम्परेचर। N नंबर ऑफ मोल गिवन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। और बेटे F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। अब पहली बात हम यहां पढ़ना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कोई क्वेश्चन नहीं अभी, ठीक। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम लेकर के चलते हैं, ठीक। देखो एक सिंपल बात है, कंसंट्रेशन किसकी, सॉलिड की थोड़ी देख रहे हैं, एक्वस स्पीशीज की देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं, एक्वस स्पीशीज की देख रहे हैं। तो अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये डिवाइड में है ना, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू छोटी हो गई तो ये ऑब्वियस है, यहां ये माइनस हो रहा है, ये पूरी टर्म क्या हो रही है, माइनस। और हमें पता है किसी भी चीज के लिए E of cell is always constant, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, E degree of cell constant था। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही है, आपने अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई तो 1 by this ये बढ़ाने से कम होगा, यानी माइनस कम होता चला जाएगा। माइनस कम होगा तो ये वैल्यू इसका रिजल्टेंट बढ़ता चला जाएगा। यानी एक बात है कि E of cell यहां पे is directly proportional to concentration of half cell। अभी हम सिर्फ हाफ सेल के लिए पढ़ रहे हैं, फुल सेल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो E of cell is directly proportional to concentration of half cell। आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो आपका E of cell क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो 1 by this छोटी हो जाएगी वैल्यू, ये बढ़ने से छोटा होगा तो माइनस कम होगा, माइनस कम अगर हुआ तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, E of cell बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर कल को मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, मैं कहता हूं कि देखो भाई मेरे पास 3 सेल है और वो है कि एक सेल है पहले वाला जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, ठीक, जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर टू जिंक सॉलिड, इसका E of cell E है या E1 है,
ठीक। और दूसरा मेरे पास है Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोलर इनटू जिंक सॉलिड, इसका E2 है। और बोल दिया थर्ड वन, बोला जिंक 2 पॉजिटिव, यहां पे आ गया 2 मोलर, और इसका जिंक सॉलिड, इसका E3 है। बोला अरेंज इन द ऑर्डर, आपको अरेंज करना है ऑर्डर में, अरेंज इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर। तो समझ में आ जाना चाहिए कि भैया जिसका E ज्यादा उसी का, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो E3 सबसे बड़ा। उसके बाद कंसंट्रेशन किसकी 1 मोलर, तो वो क्या आ गया हमारे पास E1 आ गया, और लास्ट में कौन सा आ गया E2 आ गया। ये हाफ रिएक्शन के लिए हमने लिया है। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक, तो हमारे पास E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस, इससे कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारे पास E ऑफ सेल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। अब दूसरी तरफ इसी के ऊपर एक अपन क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम। क्या हम क्वेश्चन ले लेंगे, पेपर में आएगा बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल stops working after some time, after some time। क्वेश्चन है कि व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है थोड़े समय बाद रुक क्यों जाता है, लगातार चलता क्यों नहीं जाता है। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पिछली बार करवाया, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियसली, अपने आप उसमें कुछ नहीं करते, अपने आप रिएक्शन। ठीक, तो ये चलता क्यों नहीं जाता, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो व्हाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम। सी, मैं इसके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट वी टेक एन एग्जांपल, लेट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। इसको समझाने के लिए मैंने डेनियल सेल का एग्जांपल लिया। अब आप मुझे बताओ सर डेनियल सेल क्या होता है, तो बेटा डेनियल सेल याद होगा क्या, जिंक कॉपर के सेल को डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे, जिंक और कॉपर। एक रिएक्शन उसमें हो रहा होगा, ठीक, जिंक का। ठीक, यानी बेसिकली जो डेनियल सेल है उसका रिएक्शन ये है कि जिंक एनोड होता है, जिंक एनोड होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी पिछली बार। जिंक और कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड हो तो कौन एनोड होगा, ऊपर कौन होगा, जिंक। तो एनोड कौन, जिंक, और कैथोड कौन, कॉपर। तो बेटा जी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग अस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। बोलो यही रिएक्शन किए थे पिछली बार। ठीक, अब ये 2 रिएक्शन से मिलकर बना है मेरे पास। एक तो है जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रिएक्शन है इसका, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो टेक कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर। ये रिएक्शन नंबर 1 है और ये रिएक्शन नंबर 2 है। अब अगर मेरे को फॉर जिंक इलेक्ट्रोड मान लो नॉन्स इक्वेशन लिखनी होती तो मैं क्या लिखता भाई, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लिखता E डिग्री E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of 1 by Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। बोलो क्या ऐसे लिखता, पर सर यहां तो ऑक्सीडेशन हो रही थी। अरे ऑक्सीडेशन भले हो रही है, हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम रिडक्शन के लिए लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आई, हम रिडक्शन पोटेंशियल पे असर देखेंगे। ऑक्सीडेशन होने से तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी उसको देख लेंगे अपन। ठीक,
इसी तरह से अलग अलग लिखना होंगे फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड होता तो मैं इसको कैसे लिखता बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए लिखता ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of 1 by copper 2 positive aqueous। तो मेरे बच्चों हम यही दो चीजें लिखते, ठीक। अब मैं इधर से थोड़ा यहां जा रहा हूं, थोड़ा समझना, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं इसलिए मैं इस साइड को जा रहा हूं। देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, एक बेटा ग्राफ लिया, ठीक। आई एम टेकिंग अ ग्राफ, और ये ग्राफ जो है ये किन दो चीजों के बीच में है बेटा? ये ग्राफ ई ऑफ सेल के बीच में है, और दूसरा ये हमारे पास कंसंट्रेशन के बीच में है। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली है और वाई एक्सिस पे ई ऑफ सेल लिया है। अब बेटे जिंक और कॉपर में से किसका ई ऑफ सेल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कॉपर। मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन 1 मोलर है। कितनी है? 1 मोलर। ये ओरिजिनल पे अपन 1 मोलर से चले, तो ये जो है ये आ गई ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। याद रखो, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिख रहे हैं। हम हमेशा किसके लिए लिख रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। लोग लिखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए। हम एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। और जिंक कैसे कम होगा? तो ये मान लेते हैं ये हो गया ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। ये रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? कॉपर का है स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? कॉपर का ज्यादा होगा। और बेटा हमें पता है कि ई ऑफ सेल जो होता है वो ई डिग्री ऑफ कैथोड, ठीक है, कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड, या ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये निकाला था ना व्हेन द बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। अगर एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन लोगे तो आप उसमें प्लस करोगे, पर मैं यहां दोनों क्या ले रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर? ठीक, ताकि हमारे साइन सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, ठीक, कंपैरिजन सेम रहे। तो बेटा जब तक हमारे पास इन ई में डिफरेंस है और कॉपर का ज्यादा है जिंक का कम है, क्योंकि कॉपर इज वर्किंग एज कैथोड एंड जिंक इज वर्किंग एज एनोड, तो क्या मैं इधर ऐसे लिख दूं कि कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, क्या ऐसे लिख दूं? ऑब्वियसली जब तक ये दोनों में डिफरेंस है तब तक ई ऑफ सेल कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और मैंने तुम्हें समझाया था कि ई ऑफ सेल पॉजिटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर? तो रिएक्शन चलता चला जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो देखो रिएक्शन क्या होगा? जिंक में जिंक 2 पॉजिटिव चेंज होगा, ऑक्सीडेशन होगी, यानी जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई क्योंकि वो आयन में तब्दील हो रहा है, तो बेटा उसका ई ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू दिस दैट ई ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल, जो यहां से प्रूफ किए हम, ठीक। जैसे कंसंट्रेशन जिंक की बढ़ रही है उसका ई ऑफ सेल बढ़ता चला जा रहा है, उसका ई ऑफ सेल बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं? ठीक, ये मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉपर की बात करूंगा, कॉपर 2 पॉजिटिव इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू कॉपर, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव कम होते रहेंगे क्योंकि वो रिड्यूस होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम। अगर बेटे कंसंट्रेशन कम तो ई ऑफ सेल क्या होगा? कम, तो इसका ई ऑफ सेल कम होता रहेगा। तो जिंक का बढ़ता रहेगा, कॉपर का कम होता रहेगा। इस पॉइंट पर आकर के दोनों के ई क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दोनों के ई बराबर हो गए तो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब जब सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ 0 हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं, रिएक्शन विल स्टॉप।
समझ में आया? तो आप ये कहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम, आप बोलेंगे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ Daniell cell which is zinc 2 positive plus copper 2 positive giving us zinc 2 positive plus zinc plus copper 2 positive giving us zinc 2 positive plus copper। इसमें कहना दो रिएक्शन हो रहे हैं, zinc is changing into zinc 2 positive यानी ऑक्सीडेशन, और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू कॉपर, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन हो रही है। बोलेंगे अगर मैं जिंक के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लर्न से लिखता हूं तो ये लिखूंगा, और अगर बेटे मैं यही किसके लिए लिखूंगा, अगर यही मैं कॉपर के लिए लिखूंगा तो ये लिखूंगा। लिखनी तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही है, क्योंकि वहां मैं इक्वेशन भी कौन सी यूज कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेट मी मेक अ ग्राफ बिटवीन ई ऑफ सेल एंड कंसंट्रेशन। ठीक, तो भैया मैंने यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन से शुरू किया था, उस समय ई डिग्री थे जिंक के और कॉपर के। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ऊपर कॉपर नीचे जिंक। पर जब रिएक्शन होता चला जाएगा, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ेंगे। अगर कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव की बढ़ी तो ई ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, जिंक हाफ सेल का ई यानी रिडक्शन पोटेंशियल वो बढ़ता जाएगा, और कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट पे जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इस पॉइंट पे बराबर हो जाएंगे, ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 0, और अगर ई ऑफ सेल 0, सेल स्टॉप्स वर्किंग। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द हाफ सेल, ठीक, ऑन द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे किस तरह से फर्क पड़ता है वो मैंने बताने की यहां पे कोशिश की, ठीक। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा 90% लोग आपको गलत पढ़ाएंगे, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये मिटा दूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा शायद। अरे मित्तल साहब रुक लिया करो यार, मैंने बोला रुक जाओ, मैं खुद पूछ लूंगा क्वेश्चन। Now, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमने पढ़ लिया, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना चाह रहे हैं। We want to study effect of temperature on the E of cell। देखो बेटा, बहुत सारे लोग आपको कुछ इस तरह से पढ़ा देंगे, बोलेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ने की वजह से माइनस ज्यादा हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये माइनस ज्यादा होगा तो ई ऑफ सेल कम होगा। तो 99% लड्डू टीचर यही पढ़ाएंगे कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने से ई ऑफ सेल कम होगा। क्यों? उनको सिर्फ ये इक्वेशन दिखती है, दिमाग नहीं चलता होता, ठीक। और मैं तुम्हें बताता हूं ना, सोचना एक बहुत कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मेनी पीपल डू नॉट थिंक। सो लेट मी थिंक। देखो, सबसे पहली बात, जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंसंट्रेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंसंट्रेशन की। देखो, इसमें केस 3 आया है। केस 1, केस 1 क्या है कि जब आपकी कंसंट्रेशन मेटल आयन एक्वस की 1 मोलर से ग्रेटर हो, मोर देन 1 मोलर, मोर देन 1 मोलर हो। अगर ये मोर देन 1 मोलर है तो यहां 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। 10 की पावर किस में आ जाएगी? माइनस में। जैसे मान लो 10 मोलर है
तो 1/10 लिखोगे, यानी 10 की पावर -1 आएगी कि नहीं आएगी? अगर यहाँ पे 2 मोलर है 1/2 लिखोगे, 1/2 मतलब 0.5 यानी 5 × 10 की पावर -1, तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से अबव है तो ये वैल्यू 10 की पावर माइनस में होगी, और लॉग में पावर आगे आ जाती है तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा ऐसे केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, कीपिंग दिस कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बेटा ये तो इसमें ऐड होने लग जाएगा, ऐड होने लगेगा तो ई ऑफ सेल क्या करेगा? इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। किसने बताना है तुम्हारे को यार? तो ई ऑफ सेल ऐसे केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ध्यान से समझ लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा कि अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से अबव है तो ये सारी वैल्यू 10 टू पावर माइनस में जाएगी, और लॉग में पावर हमेशा आगे आती है तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। तो दिस हैज टू बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, और टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें ऐड ज्यादा होगा, ई ऑफ सेल बढ़ने लग जाएगा। ये केस 1 हो गया। ठीक, केस 2 सेकंड केस। बेटा सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि जब आपका Mn एक्वस की कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोलर हो जाए। अगर ये लेस देन 1 मोलर है, मान लो 0.1 0.2, तो बेटा 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज 10, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, आगे माइनस है, यहां पावर पॉजिटिव आगे माइनस है, तो अब ये वैल्यू सबट्रैक्ट हो। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी और सबट्रैक्ट ज्यादा होता जाएगा, ई ऑफ सेल गिरता चला जाएगा। तो ऐसे केस में ई ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जाओ बेटा किसी किताब में ढूंढ के लेके आओ, किसी टीचर के नोट्स में ढूंढ के लेके आओ और इसको डिस्प्रूव करके दिखा दो। ठीक, लड्डू नहीं पढ़ाता तुम्हारे को। ठीक, ध्यान दीजिएगा। केस 1, केस 2। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 बेटा, जब हम केस 3 की बात करेंगे तो केस 3 कुछ ऐसा हो सकता है कि हम ये मान लें कि जो मोलर कंसंट्रेशन है एक्वस सॉल्यूशन में वो 1 है, 1 मोलर है। अगर वो 1 मोलर है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, यानी 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, तो log of 1 is 0, तो ये 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो इस सारे की वैल्यू 0 होगी, टेम्परेचर जो मर्जी बढ़ा लो। तो ऐसे केस में E of cell will be equal to E degree of cell. E of cell is equal to E degree of cell and constant. ठीक है जी, समझ में आया? क्योंकि अगर ये 1 हो गई तो 1 by 1, 1, log of 1 is 0, anything multiplied by 0 is 0, so this whole thing becomes 0। और अगर सारी चीज 0 तो भैया माइनस क्या करोगे? 0, तो ये दोनों मिलके क्या आ गए? बराबर आ गए। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए तो स्टैंडर्ड पे हम कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं टेम्परेचर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लड्डुओं की तरह जैसे और लोग पढ़ाते बोल देते भैया कि टेम्परेचर बढ़ाने से ई ऑफ सेल कम होता है, नॉलेज उतनी दी है उनको। बस आपने समझना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट बिना कंसंट्रेशन के नहीं बता सकते। जब तक हमें कंसंट्रेशन ना पता हो तब तक हम नहीं बता सकते। हाँ ये है, हम ये जरूर बोल सकते हैं बेटा कि हम बहुत बड़ी कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशंस एक्चुअली लेते हैं। ठीक, तो ये वाला केस थोड़ा कम मिलता है हमारे को, इसलिए ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने से ई ऑफ सेल कम हो जाता है। हाफ सेल की बात हो रही है, इसकी हाफ सेल की बात हो रही है, फुल सेल की नहीं हो रही अभी। फुल सेल से रिगार्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, हाफ सेल की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से ई ऑफ सेल कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन हम लेते नहीं, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये आगे टॉपिक आएगा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, वहां पढ़ा दूंगा। तो फटाफट से बताओ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यस फटाफट से अब पूछो डाउट।
बोलो बेटा। ग्राफ यूज किया था उसमें कंसंट्रेशन यूज किया सर, जो ग्राफ यूज किया उसमें कंसंट्रेशन यूज किया जो नीचे एक्स एक्सिस पे, वो किस चीज की कंसंट्रेशन है? यार जिस चीज को लेके चल रहे हैं भाई, जिंक को लेके चल रहे हैं, जिंक की कंसंट्रेशन, कॉपर को लेके चल रहे हैं, कॉपर की कंसंट्रेशन, आयरन की कंसंट्रेशन होती है, और भी किस चीज की होती है बेटा? सर फिर जब हमने कॉपर वाला यूज किया था उसमें तो कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ने से वो भी बढ़ना चाहिए था। अरे कैसे बढ़ना यार, कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है यार उसकी। कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर पहले लिया और वो रिड्यूस हो गया, तो कम नहीं हो गए कॉपर 2 पॉजिटिव यार? यस सर। फिर एनी हाउ, तो ये हमारे पास है बेटा हाफ सेल का। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो आपने एक्टिविटी में गामा बीटा लिखे थे सर, वो क्या होते हैं? वो बेटा मैंने बोला एक्टिविटीज होती है, वो एक कांस्टेंट का, जैसे जैसे बेटा किसी के लिए हम कोई वो लगा देते हैं ना, के बी, ऐसे कुछ सिंबल लगा देते, सिंबल लगा दिए वो, ठीक, अल्फा बीटा गामा एफ, वो एक सिंबल लगा दिए, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग। एक्टिविटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको लिखने के लिए कोई जरूरत है नहीं हमारे पास, तो उसको हम वन मान के चल रहे हैं सॉल्यूशंस में। तो वो अल्फा बीटा गामा वो तो सिर्फ एक्टिविटी के लिए बेटा एक हमने वो डिनोशन लिख दी कि ये ऐसे डिनोट करेंगे इसको, क्लियर? बाकी वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल चलता है। ओके क्लियर हो सर। गया? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मित्तल साहब कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। ओके, अब देखो बेटे, अगली बात ये है कि इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं यार इक्वेशन, है ना, बहुत लंबा थोड़ा काउंट है। देखो बेटा एक बात बताओ, क्या हमें सेल का रिएक्शन फ्रिज के अंदर बैठ के करवाना है क्या? नहीं। और क्या हमने सेल का रिएक्शन ओवन के अंदर चढ़ के करना है क्या? नहीं ना। अरे ज्यादातर सेल कहाँ यूज करना है यार? रूम टेम्परेचर। तो भैया हमारे को जो टेम्परेचर होता है वो जनरली रूम टेम्परेचर होता है, तो एट रूम टेम्परेचर, अब बेटा रूम टेम्परेचर कितना लेते हो? 298 केल्विन लेते थे। भले आजकल बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि रूम टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, 30 कर दिया गया, बट अभी इसको स्टैंडर्डली यूज नहीं कर रहे, जब करेंगे बता देंगे आपको। ठीक, फिलहाल एट 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, ध्यान से समझना बेटा, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, आर इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, आर की वैल्यू तो पता ही है, टी अभी मैंने कांस्टेंट कर ही दिया है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, ये वेरिएबल है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 5 लेता है भाई, ये वेरिएबल है। लेकिन एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो ये भी कांस्टेंट। तो हम इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314, टेम्परेचर कितना बेटे? 298 डिवाइडेड बाय n, f की वैल्यू 96500 बोला ना मैंने, ये ले लो, ठीक, log टू द बेस 10 1 बाय मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अब सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व कर लो, तो ये इक्वेशन जो है वो निकल के सामने आती है कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ, या तो Q लिख दो, या बल्कि मैं कहूंगा कि Q ही लिख दोगे बेटर रहेगा, क्योंकि आगे और भी सेल आएंगे ना मेरे भाई, है ना, क्लियर? चलिए ऐसे करके, तो अब ये जो हो गई, ये इक्वेशन हम सिर्फ यूज कर सकते हैं कहां पर? एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, यही हमने यूज करनी है। इसमें सिर्फ हमें n चाहिए होगा, और Q 1 बाय मेटल सॉलिड मेटल आयन एक्वस की कंसंट्रेशन, इससे अपने पास, तो ये एट रूम टेम्परेचर या एट 298 केल्विन, ये एक्सप्रेशन ऐसे, ठीक। चलिए अब दो चार सेल्स के लिए इसको लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे, आगे देखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, ये मिटा दो ना भाई, अंडरस्टूड एंड नोटेड? सर सिर्फ एक चीज पूछनी थी।
हाँ जी पूछो जी। सर ये नहीं समझा हमने, इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं गिनी इसमें रिएक्शंस में, जब हम सिर्फ रिडक्शन वाला पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन का। मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने क्यों नहीं यूज की। अरे कंसेंट इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ने दिए दूसरे ने ले लिए, वो कोई सोल्यूशन में थोड़ी रहेंगे। अरे मेरे भाई ये हाफ सेल का रिएक्शन लिखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का सोल्यूशन में रहते हैं, वो तो नहीं हाफ सर। सेल का लिखा है हमने, सेल कभी हाफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, फुल सेल होगा, तो एक चीज इलेक्ट्रॉन देगी दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन लेगी, तो क्यों लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। हम यार कंसंट्रेशन उसकी लिखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन बचती है, अरे जिसकी बची नहीं उसकी कैसे लिखेंगे यार। अगर इलेक्ट्रॉन दिए गए कैथोड ने ले लिए, वो स्पीशीज में थोड़ी पड़े रहेगा, ठीक। और वैसे भी बेटा यहां हम किसकी कंसंट्रेशन लिखते, क्या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लिखते कभी भी। किसी भी जगह देखा इलेक्ट्रॉन की मोलैरिटी निकाल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी किसने, अरे कंसंट्रेशन सोल्यूट की होती है यार, एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ सोल्यूट, गॉट इट। आगे चल, अब ये हमारे पास हाफ सेल के लिए हमने पूरी इक्वेशन डिराइव की, सारा कुछ देखा, कैसे कैसे टेम्परेचर का असर होता है, कैसे कैसे प्रेशर का असर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रेशर नहीं सॉरी, कंसंट्रेशन। अब मैं आपको तीन तरह के सेल लिख के बता रहा हूं, ठीक है जी। सबसे पहले तरह का अभी हाफ सेल की बात करें, फुल सेल की बात अभी नहीं करेंगे ना, हाफ सेल की बात करें। हाफ सेल में पहले मैंने लिया मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल। उसके लिए मुझे लिखना है नॉन सीक्रेट। जैसे भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने इस इक्वेशन के लिए लिखा था, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स changing into copper solid and this was found in aqueous, ठीक है जी। इसके लिए मुझे ये नॉन इक्वेशन लिखनी है, ठीक। अगर बेटे 298 ना होता तो हम वही लिखते पूरी 2.3, यानी ये लिखते E of cell is equal to E degree of cell minus 2.303 RT upon NF log of what? Log of copper solid की concentration divided by copper 2 positive aqueous की concentration, ठीक है। और सॉलिड की कंसंट्रेशन बचपन से सिखा दिया, क्या प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 लेके चले, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास रह गया होगा कैसा कि E of cell is equal to E degree of cell minus 2.303 RT upon NF log of 1 by copper 2 positive aqueous की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। इसी एक्सप्रेशन को एट 298 केल्विन लिखना चाह रहा हूं, तो बेटा शॉर्टकट में लिख देते हैं E of cell is equal to E degree of cell minus 0.0591 upon, अभी बोलो n कितना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, तो भैया वो कितने हैं यहाँ पर 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं यहाँ पर, और लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया, ये मेटल आयन के लिए। अब दूसरा गैस आयन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, गैस आयन हाफ सेल। और इस सर ये क्या SHE पढ़े थे बेटा, SHE जो था उसके अंदर क्या था, SHE जो था उसके अंदर 2 H पॉजिटिव हुआ करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया करते थे, ठीक, और H2 में चेंज कर दिया करते थे, जो कि गैसेस होता।
और यहां पे 2H पॉजिटिव एक्वस। बेटा एक चीज नोट करना, मैं सारे एक्सप्रेशन रिडक्शन के लिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कि हम रिडक्शन को एज अ स्टैंडर्ड लेके चल पड़े हैं आजकल। ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीडेशन से नहीं कर सकते, कर सकते यार, साइन ही तो चेंज करना है, ठीक। बट बेटर है एक चीज को पकड़ के चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, इसलिए अपन रिडक्शन को पकड़ के चलेंगे, ठीक। अब इसके लिए लिखना है, इधर ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, लॉग ऑफ। देखो बच्चे, जब +1 में आपको रिएक्शन क्वोशिएंट कभी पढ़ाया गया हो तो बोला गैस का लिया जाता है पार्शियल प्रेशर और एक्वस का लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन। गैस का पार्शियल प्रेशर और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहां पे हमें लिखना था पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, अरे भूलने का नहीं हुए, ठीक। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर देनी है दोस्तों, तो यहां पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये बना एक्सप्रेशन। बेटे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम 1 मानते होते हैं, 1 लेके चलते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 लेके चलते हैं, पर पार्शियल प्रेशर को नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अब ना इसको 1 लिखेंगे ना इसको 1 लिखेंगे, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक। तो अगर गैस का इलेक्ट्रोड होगा तो बेटा गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा और उसके आयन की कंसंट्रेशन, गैस का पार्शियल प्रेशर उसके आयन की कंसंट्रेशन, ठीक। तो E ऑफ सेल जब हम यहां लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, E डिग्री ऑफ सेल माइनस H 298 केल्विन 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जैसे मैंने ये वाला जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, ये मेटल सॉलिड के लिए, मेटल और मेटल आयन के लिए था, ठीक है दोस्तों। और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये अगर गैस इन्वॉल्व हो गई तो ये आएगा। तो एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करनी है कि अगर बेटा गैस होती है तो उसका पार्शियल प्रेशर लेना जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली पावर सप्लाई आजकल थोड़ी ऐसी ही चल रही है, ठीक। तो इस वजह से लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक। सर की आवाज अपने आप में लाइट है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन, अगर मेटल सॉलिड है तो सिर्फ सॉलिड की कंसंट्रेशन लेके चलेंगे एक्वस साइंस में, और अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यानी कोई भी गैस होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर लेना होगा। पार्शियल प्रेशर 1 नहीं लिया जाता, सिर्फ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिया जाता है, और उसका रीजन काइनेटिक्स में बताएंगे, ठीक है जी। अदरवाइज हम ऐसे लेते हैं, तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लेना नहीं भूलना है, ठीक है जी। तो अभी बोलो, किसी भी हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन लिख सकते हो at 298 केल्विन और at any temperature you can say। हाँ जी साहिल साहब बोलो। सर एक ही इक्वेशन में गैस के लिए पार्शियल प्रेशर और दूसरे की कंसंट्रेशन, तो यूजुअली अरे क्यों भाई, क्यों नहीं? अरे हमें रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन देखनी मेरे भाई। यहां इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रेशर गैस का बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं लिखूंगा मैं? क्यों ही तो लिख रहा हूं यहां पर। क्यों क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। वो तो पहले जगह पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होते थे वो सॉलिड आते थे, सॉलिड का एक्टिव मास हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो लिखा नहीं। अगर सॉलिड नहीं होंगे, एक्वस होंगे, तो हमें लिखना होगा यार। समझ में आई बात? नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ सेम होना जरूरी है, लेना होगा हमें। सर एक ही कंसंट्रेशन दूसरे का पार्शियल प्रेशर, ये सेम होना जरूरी नहीं कि दोनों की सेम चीज यूज करें।
ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। ऐसा किसने बोला आपको? मैं कोई यहाँ यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, यूनिट चेंज कर रहा हूँ क्या? है भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमें। ठीक, तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ई ऑफ सेल पे किस किस का फर्क पड़ रहा है। ठीक, एक और मैं लिखना चाह रहा था आपके साथ। ठीक, तो वो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, या यहां पे लिख देता हूं। आपको एक और लिखिएगा इक्वेशन। देखिए, ये बात आपने जो पूछी, आई वाज गोइंग टू डू दैट। अभी मैं बोलता हूं पहले आराम से अश्विनी सर का सुन लिया करो और फिर क्वेश्चन पूछ लिया करो। ठीक, तो आधे डाउट तो 90% डाउट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अब देखो भाई, एक और लिखना था मैंने, फॉर आयन आयन हाफ सेल, आयन हाफ सेल, इक्वेशन लिखनी है आयन हाफ सेल के लिए नॉन जीरो। अब सर ये क्या होता है आयन हाफ सेल? अरे क्यों नहीं हो सकता? मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है टिन 4 पॉजिटिव। क्या है? टिन 4 पॉजिटिव। और ये टिन 4 पॉजिटिव ने लिए 2 इलेक्ट्रॉन और किसमें चेंज हुआ? टिन 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ। पहले बताओ, इज इट विजिबल और नॉट? जल्दी बोलो, इज इट विजिबल और यस नॉट? सर। यस सर। क्लियरली विजिबल है ना? चलिए ठीक, थैंक यस यू। सर। तो आयन को आयन में चेंज कर दिया। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। ठीक है जी। अब ऐसे केस में हमने क्या किया मेरे दोस्त? हमने ऐसे केस में ऐसा ले लिया कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन n। कितना भाई? 2f log ऑफ, बेटे ऊपर क्या आ जाएगा? टिन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, नीचे क्या आ जाएगा? टिन 4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। यानी यहां पे ये भी लेना पड़ा और ये भी लेना पड़ा, क्योंकि दोनों जगह पे कंसंट्रेशन थी। ठीक, तो कंसंट्रेशन हमने सबकी लेनी है। तो अगर एट 298 डिग्री लिखते तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ टिन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऊपर, टिन 2 4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नीचे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता अगर हमारे पास क्या होता? अगर हमारे पास दोनों आयंस होते तो ये एक्सप्रेशन बन जाता। समझ में आई कि नहीं आई कि पिछली भी चलेगी? ठीक, अब अगली बात, एक बात और समझने को बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे साहिल साहब ने भी सब ऊपर प्रेशर ले लिया, नीचे। अरे मेरे भाई, कभी जिंदगी में पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। तो P इज इक्वल टू सी आर टी। सी कंसंट्रेशन आर और टी कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो जो फर्क कंसंट्रेशन का चेंज लेके आएगा वही फर्क तो प्रेशर का चेंज लेके आएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक, तो भैया जैसे कंसंट्रेशन फर्क डालती होगी वैसे ही पार्शियल प्रेशर भी हमारे पास फर्क डालता है। तो मैंने 3 तरह से हाफ सेल की नाम इक्वेशन लिखी है। मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, आयन आयन हाफ सेल। तो उम्मीद है हाफ सेल की नॉन इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, आज हम इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, आज हम इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि नॉन इक्वेशन होती क्या है, कैसे डिराइव करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब हमें समझना है। ठीक, तो ये हाफ सेल कंप्लीट कर दिया मैंने। अब चलते हैं फुल सेल की, नॉन इक्वेशन फॉर द फुल सेल। क्लियर? चलिए, ये लिख लिया बच्चों? देखो भाई, हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन लिखने के बाद फुल सेल के लिए नॉन इक्वेशन
तो बेटा इसके भी आगे टाइप्स हो जाएंगे। पर टाइप्स कैसे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ज्यादातर लोग इसको पढ़ा देते हैं कुछ अलग तरीके से। मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें इसमें लोग गलत पढ़ाते हैं और बच्चे लोग गलत पढ़ जाते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट इट टू बी रिटन इन अ वेरी क्लियर वे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, नॉन सीक्वेंस लिखेंगे फॉर फुल सेल, फॉर फुल सेल। लेकिन फुल सेल बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक। पहली बात, when one ion is involved, when one ion is involved per half cell, तो पहली बात हम बोल रहे हैं कि जब एक आयन इन्वॉल्व होगा फर्स्ट हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में एक ही आयन, ठीक। यानी दोनों जगह कैथोड में भी एक ही आयन आएगा और एनोड में भी एक ही आयन आएगा, ठीक। इसका केमिकल नेम क्या होता है वो आगे डिस्कस कर दूंगा मैं आपको, पहले एक सिंपल वे आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो भाई, इसमें हमने एक हाफ सेल ले लिया से, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। अब डेनियल सेल क्या था भाई, वो याद कर, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक, गिविंग अस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, दिस इज डेनियल सेल, ठीक। ऑब्वियसली यहां पे हमारे पास E ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक हम कैसे निकालेंगे, ठीक। हम बोलेंगे सर ये E डिग्री ऑफ क्या आता है, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव लिखा जा सकता है। दोबारा मेरे को लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक। और अगर हमने 2.303 तो log टू द बेस 10 रहेगा ना, log टू द बेस 10, अगर 2.303 दिया तो log टू द बेस 10 हो गया, ठीक। 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस में आएगा। बोलो बच्चे, समझ में आता है यहां तक। अब अकॉर्डिंगली हम ये अच्छे से जानते थे कि कभी भी देखा जाए तो E डिग्री ऑफ सेल जो होता है, या E ऑफ सेल जो निकाला जाता है होता E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। क्यों जी, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो भैया कैथोड की जगह ये लिखेंगे, क्योंकि इसमें कॉपर विल एक्ट एज कैथोड, तो ये रिएक्शन ये कैथोड का होगा। दिस इज फॉर कैथोड एंड दिस इज फॉर एनोड। इक्वेशन लिखनी रिडक्शन के लिए हमेशा, ठीक। तो भैया यहां पे आ गया E ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड की बात कर रहे हैं, ठीक। यहां पे कैथोड की जगह लिखते हो E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of 1 by copper 2 positive aqueous की कंसंट्रेशन, ठीक। ये एक इक्वेशन हो गई और इसमें सबट्रैक्ट क्या करेंगे, एनोड माइनस E डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक
माइनस 2.303 RT upon NF log of 1 by जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसमें से अपन इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली बेटा ये यहां आ जाएगा, ठीक, और हमारी ये एक्सप्रेशन किसमें चेंज हो जाएगी, E of cell is equal to E degree of copper 2 positive to copper minus E degree of zinc 2 positive to zinc, ठीक, minus 2.303 RT upon NF log of, ऊपर क्या आ जाएगा बेटी, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यानी ऊपर आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव। क्यों जी, अब ये E डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये आया E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT upon NF log of zinc 2 positive aqueous की concentration divided by copper 2 positive aqueous की concentration, ठीक। now see zinc कैसे वर्क कर रहा था बेटा, zinc was working as anode and copper was working as कैथोड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सीख चुके हो। तो इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, कैसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of anodic concentration by cathodic concentration। बोलो कैसा लिख सकता हूं, क्योंकि जिंक was working as anode and copper was working as cathode, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दिया कि E of cell is equal to E degree of cell by anodic concentration by cathodic concentration। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जा सकता है अगर कैथोड में भी एक ही आयन इन्वॉल्व हो रहा और एनोड में भी एक ही आयन इन्वॉल्व हो रहा। क्या बोल रहा हूं, जब कैथोड और एनोड दोनों में सिर्फ एक एक आयन इन्वॉल्व हो रहा हो तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक से ज्यादा होगा तो एनोड कैथोड में नहीं लिखेंगे हम, बिल्कुल नहीं, ठीक, क्लियर। लिख लिए, फटाफट से लिख लो। नो, डिराइव कर दिया हमने इसको, बता दिया कि अगर फुल सेल के लिए लिखना है तो E of cell is equal to E degree of cell minus 2.303 RT by NF log of anodic concentration by cathodic concentration, ठीक, प्लीज। नेक्स्ट बात, हम यहां बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यही दो चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए पहले हम यहां पे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अब देखो बेटा, अगर एनोडिक कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो ये वैल्यू बढ़ेगी, कीपिंग कैथोड कांस्टेंट, कीपिंग कैथोडिक कंसंट्रेशन, इसको कांस्टेंट रखा, इसको बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होने से ये तो कांस्टेंट है, E ऑफ सेल कम होगा। यानी पहली बात E ऑफ सेल, पहली बात जो हमारे पास आई वो आई E ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोडिक कंसंट्रेशन। बेटा माइंड इट, हमने यहां पे लिखा था जब सिर्फ एक आयन इन्वॉल्व हो रहा है, ये कभी नहीं भूलना यहां, जब सिर्फ एक आयन इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है, ठीक, एक से ज्यादा में अलग देखेंगे। तो हमारे पास पहली आ गई
E of cell is inversely proportional to anodic concentration. क्यों? एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाई, ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई तो माइनस ज्यादा हुआ, ये तो कांस्टेंट है ही है, माइनस ज्यादा और तो नेट रिजल्ट कम हो गया। वहीं पर अगर मान लो आपने कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाई, बेटा ये बढ़ा तो ये वैल्यू छोटी हो गई, माइनस कम हुआ, माइनस कम हुआ तो E of cell बढ़ गया, तो E of cell is directly proportional to cathodic concentration. कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से E of cell बढ़ता है, एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से E of cell कम होता है, बशर्ते एनोड कैथोड पे एक एक आयन ही इन्वॉल्व हो रहा हो, उसमें कोई दूसरा आयन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बोला, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ई मतलब सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। पहला इक्वेशन दिया है जिंक टू पॉजिटिव 0.1 मोलर डबल लेंडा कॉपर 2 पॉजिटिव 0.1 मोलर कॉपर, और इसके लिए E1 है, इसके लिए E क्या है, E1 है, E गिवन इज E1, ठीक है जी, इसके लिए गिवन थोड़ा सा E1 ध्यान रखना। सेकंड बोला है जिंक टू पॉजिटिव, ये 0.1 मोलर है, डबल लेंडा कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर टू कॉपर, इसके लिए E2 है, और तीसरा हमारे को दे दिया गया जिंक टू पॉजिटिव 0.1 मोलर इज इक्वल सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव 0.1 मोलर टू कॉपर, ये E3 है। कहते हैं कि इसको ऑर्डर में लगा दो बच्चों। ऑब्वियसली जहां कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका E ज्यादा है। कैथोड की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है भाई? यहां कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनोड की कम है, तो E2 इज ग्रेटर, ठीक। यहां दोनों बराबर है तो बराबर होने से E डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो E3, और यहां एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा, कैथोड की कम है, सबसे कम, तो वैल्यू ये आ गई। यानी दो चीजें, एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से E of cell कम होता है, कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से E of cell बढ़ता है, यानी नेट में E of cell is directly proportional to the ratio of cathodic concentration by anodic concentration. कैथोडिक कंसंट्रेशन बाय एनोडिक कंसंट्रेशन की जो रेशियो है, जैसे बढ़ती जाएगी E of cell बढ़ता जाएगा, बशर्ते सिर्फ एक ही आयन इन्वॉल्व हो रहा, बार बार बोल रहा हूं, एक ही आयन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। पर हाफ सेल में एक ही आयन होगा तो ऐसे देखेंगे, ये तो होगा कंसंट्रेशन टाइप, ठीक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो बेटा, यहां पे भी लड्डू लोग सीधे पढ़ा देंगे, अपन सीधे नहीं पढ़ेंगे। यहां पे 3 केस पढ़ेंगे वैसे ही जैसे पहले पढ़ा था, ठीक। केस वन, एनोडिक कंसंट्रेशन इज मोर देन कैथोडिक कंसंट्रेशन। अगर ऐसा हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ये बड़ा ये छोटा है तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो माइनस ज्यादा होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ेगी, माइनस ज्यादा होता रहेगा, E of cell कम होता रहेगा, तो ऐसे केस में तो भैया E of cell is inversely proportional to temperature रहेगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अगर ये ज्यादा है ये कम है तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव है तो ज्यादा, हमारा सब्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर बढ़ने से, E कम होता चला जाएगा।
केस टू देखिएगा। केस टू ऐसा होगा कि भैया हमारे पास कैथोडिक कंसंट्रेशन is more than anodic concentration. When cathodic concentration is more than anodic concentration, अगर ऐसा हुआ तो बेटा जी हमारी ये वाली वैल्यू फिर पॉजिटिव की जगह कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा टेम्परेचर बढ़ाने से ई ऑफ सेल बढ़ेगा, तो ई ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। और वहीं पर केस 3 की बात करेंगे। केस 3 होगा कि जब कैथोडिक कंसंट्रेशन और एनोडिक कंसंट्रेशन बराबर होगी, कैथोडिक और एनोडिक कंसंट्रेशन बराबर होगी, तो बेटा जी ई ऑफ सेल विल बी बराबर, तो ये सारी वैल्यू क्या आ गई? 1। log of 1 is 0, anything multiplied by 0 is 0, तो E of cell independent of temperature, हो जाएगा। जो मर्जी टेम्परेचर ले लो, वो E डिग्री रहना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ